हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 प्रस्तावित है, जिसको टारगेट मानते हुए हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और वीडियो आप पूरा देखिएगा कि मानिए आपकी परीक्षा बिल्कुल ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखिएगा बात को। कह रहा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द हमको बहुत जो है परेशान करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम हाँ समझकर आंसर दे देते हैं, परंतु हमारा आंसर गलत हो जाता है। और आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन पर जो है हमारा रिजल्ट बनता है और एक एक क्वेश्चन पर सिलेक्शन होता है। तो हमें नहीं को याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर नहीं आया है तो नहीं के हिसाब से आंसर देना होगा, अगर हाँ आया है तो हाँ के हिसाब से। क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पूरा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है पावक, दूसरा ऑप्शन है आग, तीसरा ऑप्शन अनल और चौथा ऑप्शन है पवित्र। फ्रेंड्स, पावक मीन्स भी अग्नि होता है, यानी पर्यायवाची पावक भी है अग्नि का। ठीक है, आग भी अग्नि का है, अनल भी अग्नि का है। यहाँ पर जो आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अर्थात पवित्र जो लिखा गया है, फ्रेंड्स यही आपका गलत है। पवित्र शब्द जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जे, लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची, यानी लेखापाल लिखा, बल्कि क्या है, लेखापाल शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची आपसे पूछा है। ठीक है, लेखापाल शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि जो लेखा जोखा का काम करता है, ठीक है, लिखने पढ़ने का जो कार्य करता है, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपने बैंकों में देखा होगा, ठीक है, बैंकों में आपने देखा होगा लेखा जोखा के जो कार्य करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसमें आपके चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं पर होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एडजस्टमेंट, दूसरा है अकाउंटेंट, तीसरा है आईडीओ और चौथा है अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा लेखापाल होता है, जो लेखा जोखा का कार्य करता है, उसे हम जो है कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहते हैं उसको? अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, लेखापाल या लेखा जोखा का जो कार्य करता है उसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पर्याय होगा लेखापाल का फ्रेंड्स वो होगा हमारा अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा इसके आगे, अगला क्वेश्चन है ये, लिखा है आ, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सही है? आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सही है? याद रखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे कहा जा रहा है कि जो ये हमारा आ है ये एक उपसर्ग है, इससे बना हुआ, ठीक है, इसमें से कौन सा, इसमें से बना हुआ ऑप्शन में से सारे शब्द सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आलू, आलू में फ्रेंड्स आ जो है उपसर्ग नहीं है, आलू पूरा एक पूर्णता शब्द है, इसलिए ये तो पूरा ऑप्शन आपका गलत। अगर एक भी गलती होगी तो पूरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा आजन्म, दूसरा लिखा आमरण, तीसरा लिखा आगमन, चौथा लिखा है आकर्षण। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं आरती लिखा है आमरण लिखा है, आतुल लिखा है, आकाश लिखा है, आज लिखा है, आखिर लिखा है, आनंद लिखा है, आधा लिखा है। यहाँ पर देखिए आज शब्द जो है इसमें भी कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। लिखा है आरती, आमरण, आतुर और आकाश। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए लिखा है आरती, अगर हम आता रति नहीं होता है, ठीक है, रति नहीं होता, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, पूरा यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आजन्म में भी आ उपसर्ग है, ठीक है, और जन्म अलग शब्द, दोनों को जोड़ दिया तो आजन्म बन गया। आमरण में भी ऐसे है, आ अलग है, ठीक है, और उसमें मरण जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आमरण हो गया। या सम हमारा मरण के सामने अगर बड़ा आ का जो है उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स हमारा हो जाता है आमरण। ठीक है, इसके बाद लिखे हैं गमन, ठीक है, गमन के आगे अगर लिख देंगे आगमन, आगमन मीन्स आना, ठीक है, लिखा कर्षण, कर्षण के बाद अगर आकर जोड़ देते हैं आकर्षण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके हमारे चारों शब्द समूह दिए गए हैं ये हमारे क्या है, आ के उपसर्ग से बने हुए हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर हमारा बी होगा। ठीक है भैया, कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में
कितने उपसर्ग हैं। जो ये आपको दिया गया है पर्यावरण, जिस पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझिएगा, उपसर्ग हमेशा फ्रेंड्स हमारे शब्द के आगे लगता है, शब्द के आगे लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए पर्यावरण है, तो पर्यावरण जब हमारा दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है, तो एक तरफ होगा हमारा परि, ठीक है, और दूसरे तरफ होगा आवरण। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये परि हो गया और एक होगा हमारा आवरण। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। यहां पर जो आपको दिया गया है, आपको जो यहां पर दिया गया है पर्यावरण, पर्यावरण शब्द को फ्रेंड्स मैंने क्या किया, दो भागों में मैंने तोड़ दिया। एक मैंने तोड़ के बना दिया आपका परि प्लस आवरण। ठीक है, एक हमने क्या बना दिया आपका परि प्लस आवरण। दूसरा हमने देखिए बनाया है, ठीक है, पहला हमने बनाया पहला हमने बनाया परि और दूसरा हमने बनाया है आवरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो परि शब्द है ये आपका उपसर्ग है। क्या है, यही आपका फ्रेंड्स उपसर्ग है। ठीक है, यही आपका उपसर्ग। और यहाँ पर जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा आवरण हमारा एक शब्द है। ठीक है, क्या है, आवरण हमारा एक शब्द है। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो फ्रेंड्स केवल एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने, एक उपसर्ग का प्रयोग, यानी परि हमारा उपसर्ग है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो जाएगा, अर्थात एक। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद। यानी कि जो नमस्ते शब्द है इसका हमें संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया नमस्ते शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है आधा सा। ठीक है, आधा सा जो है विसर्ग में प्रयोग किया जाता है। किस संधि में, विसर्ग में। यानी कि आधा सा, ये नियम है, आधा सा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब आधा सा यहाँ से हट जाएगा, तो जब दो भागों में टूट जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, नमः प्लस ते हो जाएगा। तो आंसर हमारा कहाँ चला जाएगा, डी ऑप्शन पर। कहाँ पर, डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, लिखा है नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वां। निम्नलिखित में लिखा है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास किस में है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये जो दिया गया 4 ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि तत्पुरुष समास किस, जो है चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जो है दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है नीलगाय। क्या दिया गया, पहला नीलगाय। दूसरा यहाँ पर दिया गया है राजकुमार। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया त्रिलोचन। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया दशानन। याद रखिए यहाँ पर देखिए नीलगाय, नीलगाय को अगर हम अलग कर दें तो नील प्लस गाय हो जाएगा। तो गाय हमारी एक संज्ञा है और नील हमारा विशेषण। संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जहां पर एक शब्द संज्ञा हो और एक शब्द विशेषण हो, वहां पर हमेशा याद रखिए कौन सा समास, कर्मधारय समास। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जबरदस्त। ठीक है, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर त्रिलोचन आपको दिया गया, 3 लोचन वाला, यानी 3 मीन्स संख्या में। ठीक है, और लोचन मीन्स नयन। ठीक है, लोचन मीन्स क्या होता है, नयन। ठीक है, अगर 3 लोचन वाला इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति होगा तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका किस समास में, द्विगु समास में चला जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर हम दशानन की, तो फ्रेंड्स ये दशानन है 10 मुखों वाला। ठीक है, 10 अलग कर दे, आनंद अलग कर दे। 10 मीन्स संख्या में और आनंद मीन्स होता है मुख। अगर 10 मुख वाला कोई व्यक्ति है अर्थात रावण है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अगर नहीं होता तो क्या होता है, द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और बचा था राजकुमार। क्या, राजकुमार। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, राजकुमार। अच्छा, तत्पुरुष समास होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लें हल्का सा। देखिए जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, यहाँ पर विभक्ति का लोप होता है। किसका, विभक्तियों का लोप होता है। जो समासिक पद होते हैं उसमें विभक्ति नहीं होता है, लेकिन जो विग्रह होता है उसमें विभक्ति दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है राजकुमार, तो राजा का कुमार। तो का हमारा क्या है, यहाँ पर जो है कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह में यहाँ पर देखिए किस चीज का यहाँ पर लोप था, का। ठीक है, का जो है हमारा
नहीं था यहाँ पर, कारक चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था, सॉरी किया गया है, इसलिए हमारा जो है ये राजकुमार जो है तत्पुरुष समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास, अभी पीछे हमने देखा तत्पुरुष समास, यहाँ पर आपसे तुरंत पूछ लिया धड़ाक से क्या भैया, द्वंद्व समास बताइए, है ना। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिला है भैया प्रतिदिन, दूसरा मिला है चौमासा, तीसरा मिला है घी शक्कर और चौथा मिला है महादेव। थोड़ा समझिएगा, जो प्रतिदिन है ये हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब लिखा है चौमासा, ये हमारा द्विगु समास है। यहाँ पर लिखा है घी और शक्कर, यहाँ पर ध्यान रखिए यही चीज है, घी और शक्कर। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, विग्रह कर दें, तो घी अलग हो जाएगा, शक्कर अलग हो जाएगा और इसके बीच में और का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो थोड़ा समझिए, जहां पर और का प्रयोग होता है वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। संस्कृत में और के स्थान पर चा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। यहाँ पर महादेव को अगर देख लें तो महादेव शब्द जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 8वां, अंक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त, लिखा अंक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अर्थ युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, यानी कि जो ये अंक शब्द हमारा, अंक मीन्स होता है, देखो अंक के कई अर्थ होते हैं। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि वो कौन कौन अंक, इसमें अंक के कौन कौन से जो है उपयुक्त जो है अर्थ दिए गए हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, उसके इसके जोड़े कौन कौन से, इसके जैसा और कौन सा इसमें हो सकता है। ठीक है, तो चलिए लिखा पहला चिन्ह और लेख, तो चिन्ह तो होता नहीं अंक में, और लेख भी नहीं होता, ये भी गलत है। धब्बा और पाप भी नहीं होता। ठीक, इसके बाद देखें लिखा है हमारा ढिठौना और लिखा है निशाना, ये भी नहीं होता। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही बी ऑप्शन आपका होता है। थोड़ा समझिएगा, बी ऑप्शन दिया गया है आपको संख्या और गोंद। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर संख्या गोंद, यानी अंक मीन्स होता है संख्या 1 2 3 4 गिनती में। ठीक है, और गोंद होता है। ठीक है, अंक मीन्स गोंद लेना, किसी बच्चे को गोंद ले लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंक का बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, लिखा है उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान शब्द का विलोम बताइए, यानी उत्थान शब्द जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये इसका आपको बताना क्या है? विलोम बताना है। ठीक है, बताना क्या आपको? विलोम शब्द बताना है। ठीक है, उत्थान का विलोम। अच्छा, उत्थान मीन्स क्या होता है? ठीक है, उन्नति। ठीक है, और उसका विलोम क्या होगा? पतन। उन्नत का विलोम क्या होता है? पतन। या उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। तो यहाँ डायरेक्ट हम इसी ऑप्शन पहुंच जाएंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पतन। अवरोह नहीं होगा, अपकार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। उन्नत तो समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? पतन, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह क्या है? पुत्री। ठीक है, इसका पर्यायवाची इसमें से 4 ऑप्शन में से कहां पर जो है पूरे समूह में दिया गया, पूरे एक ऑप्शन में दिया गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा है भार्या, कांता, अबला और बनिता। यहाँ पर देखिए भार्या तो होता लेकिन कांता नहीं होता, अबला नहीं होता, बनिता नहीं होता, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर लिखा लड़की, बेटा, अचला और वसुधा। वसुधा मीन्स होती है पृथ्वी, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला लिखे सूता लिखा, धरा लिखा है, वसुमती लिखा, अचला, ये भी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे लेंगे डी ऑप्शन लिखा तनया। तनया भी होता है पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है, आत्मजा भी होता है, दुहिता भी होता है, तनुजा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा होगा कौन सा? डी ऑप्शन, तनया, आत्मा, दुहिता और तनुजा। ठीक है, तो हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा? डी के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में सही पदक्रम किसका है? सही पदक्रम का आशय यह है कि जो हमारा हिंदी का ग्रामर है, उस ग्रामर के हिसाब से जो शब्दों का जो वाक्यों का बनाने का नियम है, उस नियम पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती थोड़ा है। अगर महात्मा गांधी लिखा होता कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, लिखा है देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ठीक है, अगला हम लोग देख देते हैं,
आभारी लिखा, आभारी रहेगा देश सदा महात्मा गांधी का, देश लिखा, लास्ट लिखा है देश आभारी रहेगा सदा महात्मा गांधी का। अब इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा हमारा जो है ऑप्शन इसमें सही होगा, अर्थात कौन सा सही क्रम से रखा गया। थोड़ा यहाँ समझिएगा, आप पहले समझिएगा। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देश को अगर हम पहले कर देते तो ये हमारा आंसर सही हो जाता। हम यहाँ लिख सकते थे कि देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये गलती थी, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर लिखा देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सुटेबल है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही रखा गया है। ठीक है, नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, आभारी रहेगा देश, ये भी देखिए गड़बड़ दिया है, आभारी पहले दे दिया। ठीक है, गांधी जी को पहले बाद में कर दिया, देश को बाद में कर दिया, भी गलत हो गया। फिर देश तो आगे कर दिया, आभारी लिखा, देश आभारी रहेगा सदा महात्मा गांधी जी का, ये वाक्य आपका सही रूप से बन नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, आप केवल बने रहिए, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां, सब कुछ जानने वाला लिखा है, सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ जानने वाला मतलब सारी चीजों के बारे में जानकारी रखने वाला, ठीक है, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, जानकार नहीं। ठीक है, लिखा सर्वज्ञ, फिर लिखा बुद्धिमान और तीसरा लिखा अज्ञ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को हम कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 13वां, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में सही पदक्रम किसका रहेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सही पदक्रम किसका रहेगा। ठीक है, देखिए वही वाक्य है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर अभी अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर भैया हो जाएगा देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। याद रखिए यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पहला, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, दर्शनीय नहीं दर्शन है, अगर होना चाहिए था कश्मीर में अनेक, ठीक है, अनेक दर्शन स्थल देखने योग्य है, तो ये हद तक ठीक हो जाता। ठीक है, लेकिन ये भी गलत आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा अनेक दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं, यहाँ पर पहले अनेक शब्द को उठा के पटक दिया, इसलिए आपका ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर पहले कर्ता होना चाहिए, कर्ता क्या है इसमें, कश्मीर होगा कर्ता, वहाँ कश्मीर, देखो सी ऑप्शन दिया कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो यही आंसर होगा, अर्थात सी। ठीक है, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं कश्मीर में, ये भी आपका वाक्य सही नहीं रखा गया है, यानी शुद्धिकरण की दृष्टि से सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा इसमें, सी। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित वाक्य संदेहवाचक वाक्य के रूप में रूपांतरण क्या होगा। जो ये वाक्य आपको वाक्य पूरा दिया गया है, क्या वाक्य दिया गया थोड़ा सा पढ़िएगा, लिखा मनीषा 10वीं में पढ़ती है, इसका हमें रूपांतरण करना है किसमें, संदेहवाचक वाक्य में। ठीक है, किसमें, संदेहवाचक वाक्य में इसका हमें रूपांतरण करना है, यानी परिवर्तन इस शब्द का कर देना है, तो क्या बनेगा। पहला ऑप्शन दिया मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है, यहाँ तो निगेटिविटी का भी हो गया, अर्थात यहाँ पर नकारात्मक वाक्य हो गया, ये तो है नहीं, उसने कहा संदेहवाचक होना चाहिए। फिर लिखा है मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी, ये एक संभावना है, यहाँ पर एक संदेह बन रहा है। ठीक है, क्या संदेह बन रहा है कि पढ़ती होगी, 10वीं में पढ़ती होगी, अर्थात इसी को हमें बनाना था, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे भी हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, काश मनीषा 10वीं में पढ़ती, यहाँ पर काश और यहाँ पर देखिए अपस्ट्राफी चिन्ह का, यानी कि कौन सा है सूचक, ठीक है, विस्मय बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मनीषा 10वीं कक्षा में 10वीं में पढ़ती होगी। ठीक है, होगी का मतलब यहाँ पर संभावना को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। 16वां हमारा जो प्रश्न है, इसमें एक मुहावरा दिया गया है, इसका फ्रेंड्स आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। मुहावरा क्या, पढ़िए। लिखा है सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सिर से पानी गुजर जाना जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये एक मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया अच्छी चीज का और अच्छा होना। ठीक है, लिखा है अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया अपमान सहन कर लेना। तीसरा ऑप्शन लिखा सहनशील की सीमा टूट जाना। चौथा ऑप्शन लिखा है बाढ़ आ जाना। थोड़ा समझिएगा, लिखा है सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाने का मतलब होता है कि सहनशीलता की जो सीमा होती है वो टूट जाना। किसी भी चीज से आप पीड़ित हो, बार बार आपको टार्चर किया जा रहा है, तो एक बार आप जो है क्या हो गए, उठ खड़े हो गए, है ना, अर्थात जो है सहनशीलता की जो क्षमता थी वो टूट जाता है, आप लड़ झगड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, सी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित, लिखा है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। यानी कि ये जो आपको एक शब्द दिया गया है, ठीक है, एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, उपयुक्त मुहावरा क्या लिखा है, मुसीबत देखकर भाग जाना। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वाक्य है, मुसीबत देखकर भाग जाना। इसका आपको मुहावरा बताना है। नाक पर धब्बा लगना, दांतों तले अंगुली दबाना, 9 2 11 हो जाना, नानी याद आना। यानी कि नानी याद आने, मुसीबत देखकर घबरा जाने का अर्थ ये है कि नानी याद आना, नानी याद आ जाना। ठीक है, दौड़ते भागते रह जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, मुसीबत देखकर घबरा जाना मतलब नानी याद आना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां। लिखा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। आप थोड़ा समझ लीजिए सर्वनाम 6 प्रकार के कौन कौन होते हैं, याद रखिए। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। याद रखिए, अगर आपने जो है हमारे जो है सर्वनाम आपको पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो को आप देखिए और उस पिछले वीडियो में आपको सर्वनाम को एकदम बेहतर तरीके से जो है बताया गया है और वहां से आप सर्वनाम के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। इसके आंसर कितने होंगे आपके, 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 19वां। निम्नलिखित में, सॉरी, हिंदी में वचन कितने होते हैं। याद रखिए क्या पूछा है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं, आपको पता है कौन सा। एक होता है हमारा वचन, आपसे पूछा है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर संस्कृत में पूछता कि वचन कितने हैं तो वो हमारा होता 3। कौन कौन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो संस्कृत में। परंतु हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बन जाएगा फ्रेंड्स, वो आंसर हमारा बन जाएगा ए। कौन सा, ए ऑप्शन 2 दिया। देखते हैं 20वां क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में भी रखा गया था, इसलिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसको रटना है, ये आपके परीक्षा में संभावित है आने का। ठीक है, तो लिखा है जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ऑप्शन आपके पास है कन्या पुत्र, दूसरा ऑप्शन है कानीन, तीसरा ऑप्शन आपका अवैध पुत्र और चौथा ऑप्शन आपका है कुमारी सुत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको आंसर इसका बता दिया था। ठीक है, और आपको याद भी होगा और आपने वीडियो को देखा होगा। यदि हमारे वीडियो को आपने नहीं देखा पिछले वीडियो को तो उसको जरूर से जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, यानी कि जिन कन्या का लिखा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से। कन्या का गर्भ से का मतलब क्या है, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो फिर भी बच्चा पैदा हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है भैया, होता है कानीन। क्या होता है, कानीन। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, जैसे आपने देखा है कुंती के पुत्र कर्ण को। ठीक है, कुंती के
पुत्र कर्ण को, यानी कुंती ने जो कर्ण को जन्म दिया था वो कन्या थी, अर्थात उनका जो है विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, 20वां आंसर हमारा, 20वें का जो है आंसर बी हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां, लिखा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए। 21वां प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि हमें जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है, आपसे पूछा। इस वाक्य में जो यहाँ पर तक शब्द दिया है, ये तक शब्द क्या है, ये देखो जरा, इस वाक्य में लिखा है तक शब्द। ये तक शब्द है क्या आखिर, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, समुच्चय बोधक अव्यय दिया है, क्रिया विशेषण दिया है, और संबंध बोधक अव्यय दिया है, और विस्मयादि बोधक अव्यय दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको तक शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा तक शब्द जो दिखाई दे रहा है वो हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय, अर्थात यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 22वां क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अर्थात इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक शब्द में। पहला आपको दिया गया है ऑप्शन दूरदर्शी, दूसरा ऑप्शन दिया गया दत्त चित्त, तीसरा ऑप्शन दिया कुशाग्र बुद्धि, चौथा ऑप्शन दिया गया जितेंद्र। तो यहाँ पर जिसने जो है इंद्रियों पर अपना बस बना लिया है, अर्थात बस कर लिया है, ठीक है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं उसको हम, जितेंद्रिय। इसका आंसर हमारा होगा डी। कौन सा आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारा क्वेश्चन है 23वां। ठीक है, 23वां क्वेश्चन लिखा अतिवृष्टि का विलोम आपसे पूछा गया। अतिवृष्टि का विलोम, ऑप्शन आपके पास पहला है फ्रेंड्स, लिखा है आपका अल्प वृष्टि, दूसरा लिखा लघु वृष्टि, तीसरा लिखा अनावृष्टि, और चौथा लिखा न्यून वृष्टि। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर लिखा है अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। क्या होता है, अनावृष्टि, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 24वां क्वेश्चन। कौन सा, 24वां क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है मैं, ठीक है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। ये जो हमारा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, कई बार आ चुका है यूपी ट्रिपल की परीक्षा में। ठीक है, इसे अगर अच्छे से और जानना है तो हमारे जो है सर्वनाम के वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए, वहां मैंने एक एक चीज जो है क्लियर किया हुआ है। ठीक है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा होगा निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आंसर हमारा चला जाएगा किसके साथ में, बी ऑप्शन के साथ में आंसर, अर्थात कौन सा हमारा होगा, बी। बी है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक, खुद के बारे में जब कहीं पर बात किया जाता है तो वो यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा मैं अपने आप ही कर लूंगा, मतलब स्वयं के बारे में बात कर रहा है कि स्वयं ही इस कार्य को मैं जो है समाप्त कर लूंगा, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपका होगा 25वां और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये दमदार क्वेश्चन भी है। लिखा है राजभाषा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया राजभाषा पूछा, याद रखिए राजभाषा। अब राजभाषा क्या, थोड़ा समझ लीजिए। राजभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग हमारे सरकारी कामकाजों में किया जाता है, जिसका प्रयोग हमारी सरकारी दस्तावेजों में किया जाता है, उसी को हम राज्य भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला लिखा है जिसका प्रयोग राजा करता, गलत। दूसरा लगा जिसमें साहित्य लिखा जाता, गलत। जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, गलत। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में आंसर जो होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है, जिसका प्रयोग, अभी मैंने बताया था, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका प्रैक्टिस नंबर 3 होगा।